नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 3 नंबर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। क्लास 12 इतिहास विषय का 3.25 घंटे का पेपर पूर्णांक 80 मार्क्स का कुछ निर्देश आपके लिए होंगे। खंड अ व स द में पेपर बटा हुआ होगा। खंड अ में हम देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही उत्तर है उसका चयन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नखलिस्तान है या पाकिस्तान है या चोलिस्तान है या अफगानिस्तान है? कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? चालिस्तान, जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है। बाण भट्ट किस शासक के राज कवि थे? बाण भट्ट कौन से शासक के राज कवि थे? अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त के? हर्षवर्धन के। हड़प्पा स्थलों से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए? नहरों। वो कहाँ से मिले? नहर होने के प्रमाण मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? तो ये सोतू गई है। सिर्फ हम आंसर देखते हैं ताकि आपको सुविधा हो, 4 ऑप्शनों पे आपका ध्यान ना भटके। किस उपनिषद में, वो उपनिषद कौन सा है जिसमें कई लोगों को उनके माँ के नाम से, माताओं के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है? तो यह है वृद्धरायण। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? कौन थी वो? महाप्रजापति गौतमी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो ये थे फ्रांस के। गंगकोडचोरम, गंगकोडचोलपुरम एक शिव मंदिर है। वो किन राजाओं ने बनवाया था? तो चोल राजाओं ने बनवाया था। शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे उल्लम्मा। तालीकोट, जो कि राक्षस तागड़ी के नाम से युद्ध प्रसिद्ध है, विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? तो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से राम राय ने किया था। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था? तो वो साल कौन सी थी? 1815 की। किसको बनाया गया था? मैकेंजी को। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था? तंबाकू का प्रसार भारत में किस भाग में हुआ सर्वप्रथम? तो भाग था दक्षिणी भारत का। खुद कास्त और पाही कास्त कौन थे? तो ये थे किसान। बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया था? तो बंगाल में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वो है रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाले कपास के लिए संग्रह केंद्र का काम करता था? तो कौन सा कस्बा था वो? तो ये था मिर्जापुर। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में, अजंता और एलोरा की गुफाएं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन भारत आता है, वो साल कौन सी थी? तो ये कब आता है साइमन कमीशन भारत? 1928 में। नेक्स्ट है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होता था, उसे क्या कहा जाता था? धर्म महामात्य। गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता था? बहिर्विवाह। ज़्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो भारत में नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का आगमन कब हुआ? 1500 ईस्वी में हुआ पुनर्जागरण का आगमन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? रैयत शब्द का प्रयोग करते थे। और दूसरा नाम क्या था उसका? मुजरियान, रैयत या मुजरियान। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी शक्तिशाली जमींदारों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, वो था राजा। नेक्स्ट प्रश्न अति लघुत्रात्मक 1 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, और इनमें पहला प्रश्न है, हड़प्पाई मोहर से
हड़प्पाई मोहर किस से बनाई जाती थी? कौन सा पत्थर था वो? सैल खड़ी पत्थर। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन थे? पाणिनि। गौतम पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश से। इब्न तूता को किस भारतीय शासक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? भारतीय शासक कौन थे वो? मोहम्मद बिन तुगलक। 15वीं शताब्दी के दक्षिणी भारत की यात्रा करने वाले विदेशी जो यात्री थे वो कौन थे? अब्दुल रजाक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो अंडाल थी वो कौन थी? तो ये अलवार की स्त्री भक्त को क्या कहा जाता था? अंडाल के नाम से। बासवा बन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? या तो उनको शैव मत, वीर शैव मत कहते थे या लिंगायत कहते थे। उन दो प्रांतों के नाम लिखने जहां महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, तो कौन से थे ऐसे? पंजाब और बंगाल। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संथालों का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु मांझी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। शब्द सीमा 50 वाली। शब्द सीमा आपको बढ़ानी है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी शब्दों का अर्थ बताना है। तो देवनाम प्रिय अशोक के लिए यूज होता था, यानी देवताओं का प्रिय हो, और प्रियदर्शी का मतलब है देखने में जो सुंदर हो। जेम्स प्रिंसेप कौन था और इसके द्वारा किए गए शोध कार्यों का उल्लेख करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन था? जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो भी अभिलेख थे उनको पढ़ने की कोशिश की। सिक्कों पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने की कोशिश की। 16वीं ईस्वी पूर्व और 16वीं ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तन, समकालीन समाज पे क्या प्रभाव पड़ा उनसे? तो इसका मतलब है कि प्रभाव क्या पड़ा कि वन क्षेत्र का विस्तार होने से वहाँ के लोगों की जीवन शैली में सुधार हो गया, एक पॉइंट। दूसरा, एक विशिष्ट वर्ग का उदय होता है। तीसरा, संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक असमानता बढ़ जाती है। इब्न तूता ने भारतीय डाक प्रणाली की प्रशंसा की, या भारतीय डाक पद्धति को देखकर इब्न तूता कौन थे? एक विदेशी यात्री। इन्होंने भारत भ्रमण के दौरान देखा कि भारत की डाक प्रणाली बहुत ही कुशल है और वो इस कुशलता को देखकर चकित हो गए। तो इसको समझाना है कि ऐसा क्या था इसमें। तो भारतीय डाक जो व्यवस्था थी वो घोड़ों और धावकों का इस्तेमाल करके पहुंचाई जाती थी। डाक मतलब सूचना एक प्रकार से। उस समय मोबाइल, टेलीविज़न ये सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, संचार क्रांति उस समय नहीं हुई। तो उस समय डाक घोड़ों और धावकों के द्वारा भेजी जाती थी, और हर 4 मील पर एक घोड़ा कुरियर या हर मील पर एक पैदल कुरियर तैनात रहता था। कुरियर का एक बक्सा दिया जाता था जिसे वह 1 मील दौड़कर अगले कुरियर को सौंप देता था। यानी दौड़ कर सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाता था ताकि तुरंत सूचना पहुंच सके। इस व्यवस्था में व्यापारी लंबी दूरी तक सूचना भेज सकते थे। व्यापारी कम समय में माल भी बेच सकते थे। डाक व्यवस्थाओं से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान हो सकता था। स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम क्या होता था स्थापत्य शैली में? तो मंदिरों में गोपुरम बनाए जाते थे। तो गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक स्मारक नुमा मीनार टाइप बनाई जाती थी, और गोपुरम को विमानन भी कहा जाता था। गोपुरम दक्षिणी भारत के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, विजयनगर शहर में जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी? विजयनगर साम्राज्य में पहला पॉइंट बनाएंगे हम, तुंगभद्रा नदी के पानी को लाने के लिए नहरें खोदी गई थी। तुंगभद्रा नदी वहाँ की प्रमुख नदी थी, तो इस नदी पे बांध बनाकर उसके पानी को निकाला जाता था।
और बांध बनाए गए हौजों से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई भी की जाती थी और राजधानी तक पानी पहुंचाया जाता था। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कलामपुरम नामक एक बड़ा टैंक बनाया गया और प्रशासन ने कुएं खोदने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया। कर्णकूट प्रणाली क्या थी? कर्ण प्लस कूट दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्ण का मतलब अनाज और कूट का मतलब उसको नापना या अनुमान लगाना। इस प्रणाली में भूमि राजस्व का अनुमान लगाया जाता था और बाद में राजस्व वसूल किया जाता था। ये प्रणाली बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। पांचवी रिपोर्ट क्या थी? इस रिपोर्ट की विशेषता क्या थी? पांचवी रिपोर्ट की बात करें तो इसकी खास बातें थी कि पहले इसमें जमींदार और रैयत की याचिकाएं शामिल थी। इसमें कई जिलों में कलेक्टर की रिपोर्ट शामिल थी। इसमें राजस्व रिटर्न पर सांख्यिकी आंकड़े शामिल थे। ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रकृति पर गहन संसदीय बहस का आधार बन गई थी कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में किस प्रकार से काम कर रही है। इसका भी ब्रिटिश संसद में ये बहस इस पे चली थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना क्यों स्वीकार किया था? नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं, तो उन्होंने नेतृत्व करना क्यों स्वीकार किया? ऐसे कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि विद्रोहियों का नेतृत्व करके अंग्रेजों के खिलाफ देश को एकजुट किया जा सकता है। विद्रोहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। विद्रोहियों ने उनसे समर्थन लिया और नेतृत्व भी मांगा। विद्रोहियों ने उनसे समर्थन मिलने से उनमें आशा का संचार भी हुआ। एक शक्तिशाली केंद्र के विषय में संथानम के विचार। के संथानम संविधान सभा में एक शक्तिशाली संसद के संबंध में कौन से विचार रखते थे? तो के संथानम एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में नहीं थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शक्तिशाली केंद्र बनाने के पक्ष में थे। के संथानम का मानना था कि केंद्र को जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी देने से वो प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगा। कुछ दायित्वों को केंद्र से हटाकर राज्यों को सौंपने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कुछ शक्तियों का मौजूदा वितरण राज्यों को पंगु बना सकता है, यानी शक्तियाँ ज़्यादा केंद्र को दे दी जाएंगी तो राज्य हैं उनके पास शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो पंगु बन जाएंगे। राजकोषीय प्रावधानों की वजह से भी राज्यों में विकास परियोजनाएं नहीं चल पाएंगी। खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न हल करेंगे। वो है मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? मोहनजोदड़ो के नियोजन की ओर संकेत करने वाले कुछ पॉइंट हैं, उनको हम देखेंगे। पहला पॉइंट, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। दूसरा, यहाँ की सड़कें गलियां ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी बनाई गई थी। यहाँ के घरों को ऊंचे चबूतरों पे बनाया जाता था ताकि बाढ़ से बचा जा सके, और यहाँ के घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। यहाँ के घरों में स्नान घर होते थे। यहाँ की ईंटें समान आकार की होती थी। यहाँ की सड़कें इतनी बड़ी थी कि उनके आसानी से बैलगाड़ी गुजर सकते थे, और यहाँ के घर थे वो भूतल पे बने होते थे। सिख गुरु नानक की शिक्षाएं क्या थी? बड़ा ही सरल प्रश्न है, 3 मार्क्स का। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं थी वो थी ईश्वर एक है और ब्रह्मांड का निर्माता है। सभी मनुष्य समान है, किसी में जाति पाति का लिंग भेद का कोई भाव नहीं है, यानी इनमें कोई भेदभाव नहीं। सत्य और दया पे आधारित जीवन जीना चाहिए। मूर्ति पूजा और कर्मकांड से दूर रहना चाहिए, इनको त्यागना चाहिए। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। ये इनके विचार थे। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख करना है, तो इन्होंने क्या किया था? महमूदी नवाब ये करेंगे हम मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान को। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में योगदान दिया।
ये दिल्ली, मेरठ, पटना, कोलकाता वगैरह जगह पर जाके आज़ादी के लिए प्रचार किया इन्होंने। और फजल ए हक खैराबादी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का ऐलान कर दिया। जिहाद का मतलब होता है उर्दू शब्द एक विद्रोह कर। इन्होंने कई राजघरानों की भी मदद की। उस समय राजा होते थे, उन राजघरानों की मदद की, जिनमें कानपुर के नाना साहब की और बिहार के आरा से जो कुंवर सिंह थे उनको भी मदद की। इन्होंने अवध क्षेत्र के फैजाबाद और कुछ हिस्सों में अंग्रेजों की गुलामी से भी इनको आज़ाद करवाया। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली क्यों थी? तो संविधान बनाने के लिए एक सभा बनी थी, उसको कहते हैं संविधान सभा। और संविधान सभा से पहले चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव। उनमें कांग्रेस सामान्य चुनाव क्षेत्रों में जीत जाती है और मुस्लिम लीग को भी अधिकांश आरक्षित सीटें वो मिल जाती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो चुनाव थे उनका बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की मांग पे अड़ी रही कि पाकिस्तान अलग होगा तभी हम संविधान बनाने में शामिल होंगे, ऐसे संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। इसलिए मुस्लिम लीग वैसे दूर हो गई। और जो समाजवादी पार्टी थी संविधान सभा से वो परे ही रही, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है, इसलिए समाजवादी लोग भी इससे दूर रहे। इसलिए अधिकांश जो प्रभुत्व था, लगभग 82% कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस के ही शामिल थे। खंड द में सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के शासकों का योगदान। तो सांची स्तूप को संरक्षित करने में भोपाल के शासकों ने किस प्रकार से योगदान दिया? सांची स्तूप के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी इन्होंने और इसके पास ही एक संग्रहालय बना दिया। स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल कराने के लिए प्रयास किए। स्तूप के आसपास सफाई और रख रखाव का काम कराया। स्तूप के प्रति लोगों को जागरूक किया और पर्यटन में भी इसको शामिल करने के लिए प्रयास किया। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद के महीनों में महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे। हम करेंगे नमक यात्रा को। आपके विचार से नमक यात्रा किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान करती है? तो ये प्रश्न करेंगे। गांधी जी की नमक यात्रा क्या थी? तो इस यात्रा को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक आंदोलन था। ये 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। उद्देश्य क्या था इसका? अंग्रेजी सरकार के नमक कानून का विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और नमक सत्याग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन को कई तरह से दिशा दी थी। इस पे बात करें हम, कैसे दिशा दी? तो इस आंदोलन से अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को दिखा दिया था कि अहिंसक तरीके से अगर प्रतिरोध किया जाए तो अंग्रेजी सरकार को भगाया जा सकता है, देश को आज़ाद कराया जा सकता है। इसने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरित कर दिया और लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ाया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक मजबूत आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की प्रेरणा भी दी कि हम भी लड़कर अपनी आज़ादी को ले सकते हैं। इससे लोगों में राजनीतिक चेतना भी बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है मानचित्र, और ये 5 नंबर का प्रश्न है आपके। इसमें चौरा चौरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है।